क्रिया का भेद हमारा टॉपिक है और इस क्रिया के भेद में हम कंप्लीट करेंगे संयुक्त क्रिया। यहां से शुरू करना है। पांचवा भेद है हमारा संयुक्त क्रिया। और इस संयुक्त क्रिया के अंदर पहली कंडीशन है जहां दो क्रिया एक साथ आरंभ हो, जहां दो क्रिया एक साथ आरंभ हो और एक साथ जहां दो क्रिया एक साथ आरंभ हो और एक साथ समाप्त हो, वो कहलाती है संयुक्त क्रिया। जहां सनातन सत्य अर्थात यूनिवर्सल ट्रूथ सत्य पाया जाए, वो भी संयुक्त क्रिया होती है। जहां वाक्य में क्रिया की पूर्ण समाप्ति, जहां वाक्य में क्रिया की पूर्ण समाप्ति हो, जहां कार्य से अवकाश लिया जाए, जहां क्रिया अभी आरंभ ही हुई हो और जहां विवस्था दिखाई दे। ये 6 कंडीशन हमारी होती है संयुक्त क्रिया की। तो आपको ये ध्यान रखना है, इन संयुक्त क्रिया के अंतर्गत सबसे ज्यादा जो कंडीशन पूछी जाती है वो पहली कंडीशन है, जहाँ दो क्रिया एक साथ आरंभ हो और एक साथ समाप्त हो, तो उसको क्या कहते हैं हम? संयुक्त क्रिया। संयुक्त का मतलब ये हुआ कि क्रिया इसमें दो होगी तभी वो संयुक्त हो पाएगी, अर्थात दो या दो से अधिक क्रिया जब एक साथ होती है तो उसी को हम कहते हैं संयुक्त क्रिया। जैसे वह दौड़ते दौड़ते थक गया, तो यहाँ दौड़ना और थकना दोनों एक साथ शुरू और एक साथ समाप्त। वह उसे अचानक मार बैठा, दाल में घी डाल देना। सूरज पूर्व में निकलता है। अभी बारिश हो रही है। मैं अब घर जाऊं। मैं जा रहा हूं। गरीब की बीवी सबकी भाभी हुआ करती है। गरीब की बीवी सबकी भाभी हुआ करती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये 8 सेंटेंस हैं और ये 6 कंडीशन। जहां दो क्रिया एक साथ आरंभ हो और एक साथ समाप्त हो तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह दौड़ते दौड़ते थक गया, तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, यहाँ दौड़ना और थकना दो क्रिया है। जैसे ही दौड़ना शुरू हुआ तो थकना भी शुरू हुआ, दौड़ना बंद तो थकना भी बंद। दो क्रिया एक साथ शुरू एक साथ समाप्त। वह उसे अचानक मार बैठा,
तो यहाँ मारना और बैठना ये दो क्रिया एक साथ शुरू हो रही है और एक साथ समाप्त। मान के चलो किसी ने किसी को थप्पड़ मारा है, तो जैसे ही मारा और यहाँ पे जाके बैठा तो दोनों क्रिया एक साथ शुरू और एक साथ समाप्त। इसी वजह से क्या कहलाती है हमारी संयुक्त क्रिया। क्लियर? तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो एक कंडीशन है कि जहाँ दो क्रिया एक साथ शुरू और एक साथ समाप्त है, अगर ये समझ में आ गई है तो आप एक बार ओके कीजिए, यस कीजिए, फिर बाकी की कंडीशन बाकी दूसरे सेंटेंस पे अप्लाई करके दिखाएंगे। अगर यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हैं, पहली जो कंडीशन जहाँ दो क्रिया एक साथ शुरू हो एक साथ समाप्त हो तो उस क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं। इससे पहले आप अर्थ और रचना अर्थ व प्रयोग के आधार पर क्रिया के 8 से 10 भेद हमने शुरू किए थे पिछली क्लास में, और आपको बताया था कि मूल क्रिया क्या होती है, जिसको हम धातु कहते हैं, साधारण क्रिया, सामान्य क्रिया, सहायक क्रिया के बारे में आप पढ़ चुके थे। तो इससे पहले हम 4 अपनी अलग क्रियाएं कर चुके हैं और 5वीं क्रिया आज हमें कंप्लीट करनी है। यहाँ तक अगर चीजें क्लियर हुई तो सारे स्टूडेंट एक बार ओके कीजिए, यस कीजिए। दीपक, सुनील, बबलू, सुरजीत, प्रतीक, संगम, नेहा, प्रभुनाथ, दीपक, राहुल, सत्यम, आशीष, अश्विनी, यश, भारती, आकाश, विशाल, विपुल, सत्यम, प्रवीण, प्रदीप, यश, पूजा, अश्विनी, प्रियंका, प्रीति, मनोज, किरण, बबलू, धर्मेंद्र, वर्णिका, शौर्य, आशीष, प्रवीण, रवि, पंकज, मोनू, यश। जी क्लियर? चलो जी। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, दाल में घी डाल देना, ये भी वही पहली जो कंडीशन हमने लिखी है उसी के आधार पे है, दाल में घी डाल देना। तो यहाँ प्यारे दोस्तों डालना और देना दोनों क्या है, एक साथ शुरू और एक साथ समाप्त। ये दाल है एक कटोरी में, ठीक है, या कटोरा है, कोई भी बर्तन है, और उसमें घी दे रहे हैं। तो यानी कि दाल में घी डालना और देना, एक आदमी देने वाला और दूसरा उसमें डलवाने वाला अर्थात घी को लेने वाला, दो क्रिया एक साथ शुरू हुई एक साथ समाप्त। इसी वजह से इसको कहते हैं संयुक्त क्रिया वाला वाक्य। क्वेश्चन क्या देगा आपको? क्वेश्चन ये देगा कि एक तो सेंटेंस के आधार पर पूछेगा इनमें से कौन सा संयुक्त क्रिया वाला वाक्य है, कौन सा संयुक्त क्रिया वाला वाक्य नहीं है। संयुक्त क्रिया की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन संयुक्त क्रिया की दृष्टि से सही नहीं है। तो ये तो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन हो गया कंडीशन का। दूसरा ये सेंटेंस वाला क्वेश्चन हो गया। लेकिन कुछ क्रियाएं प्यारे दोस्तों बिना सेंटेंस के भी पूछी जाती है। जब भी किसी क्रिया के बीच में हाइपन लगा हो, योजक चिन्ह लगा हो, जैसे यहाँ ये हाइपन लगा हुआ है, तो जब भी आपको ध्यान रखना संयुक्त क्रिया में हम जब सेंटेंस में प्रयोग नहीं कर रहे होते हैं तो संयुक्त क्रिया को हाइपन अर्थात योजक चिन्ह के साथ प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। सूरज पूर्व दिशा में निकलता है, ये जो फोर्थ सेंटेंस हमारा ये किस पर डिपेंड है? जहाँ सनातन सत्य हो। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत स्थित है, जो ये सारे सनातन सत्य कहलाते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ कहलाते हैं। जो चीज आज से 4000 साल पहले भी थी, अभी भी है और 4000 साल बाद में भी रहेगी, उसी को सनातन सत्य कहते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। तो जहां सनातन सत्य पाया जाता है वो भी संयुक्त क्रिया। अगर कोई कह रहा है तो आपको ध्यान रखना है कि भारत के अधिकांश भाग पर जल है, तो ये भी सनातन सत्य है, तो वो सब क्या कहलाता है? ये कंडीशन हमारी सूरज पूर्व दिशा में निकलता है, इस पे अप्लाई हो रही है। अभी बारिश हो रही है, जहाँ कार्य का आरंभ होना पाया जाए, तो आपको ध्यान रखना है जहाँ वाक्य में क्रिया जहाँ क्रिया अभी आरंभ ही हुई हो, तो जो क्रिया आरंभ हुई है तो उसे क्या कहते हैं हम? संयुक्त क्रिया। ठीक है, तो ये बारिश अभी बारिश हो रही है, कार्य का आरंभ है, मैं अब घर जाऊं, तो ये क्या है अपने आप में प्यारे दोस्तों? यहाँ पर कार्य की पूर्ण समाप्ति है। और मैं कल नहीं आऊंगा, ये क्या है? अवकाश है। अगर हम यहाँ पर मैं कल नहीं आऊंगा, ये ले लिया अवकाश, तो जहां पर भी अवकाश दिखाई दे तो वो भी क्या कहलाती है? हमारी संयुक्त क्रिया कहलाती है। तो ध्यान रखना है, एक तो क्रिया क्या है? एक साथ आरंभ हो और एक साथ समाप्त हो, एक कंडीशन तो हमारी ये हुई। दूसरी क्या है? जहां सनातन सत्य पाया जाए। तीसरा है जहां कार्य की पूर्ण समाप्ति दिखाई दे। फिर क्या है? जहां अवकाश लिया जाए। फिर जहां अभी अभी कार्य आरंभ हो, कार्य का आरंभ होना पाया जाए। और फिर क्या है? व्यवस्था। तो यहाँ पर इसमें देखो क्या है, सूरज पूर्व दिशा में निकलता है, सनातन सत्य है, अभी बारिश हो रही है, तो इसके अंदर प्यारे दोस्तों कार्य का आरंभ होना पाया गया। मैं अब घर जा रहा हूँ, कार्य समाप्त है। मैं जा रहा हूँ, ये भी कार्य समाप्त है। गरीब की बीवी सबकी भाभी हुआ करती है, ये व्यवस्था है, मजबूरी है। मैं कल नहीं आऊंगा, ये अवकाश है। तो जहां अवकाश हो, व्यवस्था हो, कार्य की पूर्ण समाप्ति हो, कार्य का आरंभ होना पाया जाए, सनातन सत्य हो, और दो क्रिया का एक साथ आरंभ और एक साथ समाप्त होना पाया जाता हो, उसको कहते हैं संयुक्त क्रिया। क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया। आपको कंडीशन कैसे याद रखनी है? संयुक्त क्रिया का मतलब है जहां कार्य का आरंभ और समाप्त होना एक साथ पाया जाए, सनातन सत्य हो, क्रिया की पूर्ण समाप्ति हो, अवकाश लिया जाए, ठीक है, कार्य अभी आरंभ हो रहा हो, ठीक है, या फिर व्यवस्था हो, उनको कहते हैं हम संयुक्त क्रिया। तो ये आपको ध्यान रखना है, 6 कंडीशन है आपकी संयुक्त क्रिया की। व्यवस्था, आरंभ होना, अवकाश होना, पूर्ण समाप्ति, सनातन सत्य और एक साथ शुरू और एक साथ समाप्त। अगर यहाँ तक ये पूरी चीजें समझ में आ गई है, 6 की 6 कंडीशन, नो के नो सेंटेंस, तो ये सारे स्टूडेंट एक बार ओके कीजिए, यस कीजिए। और इसके बाद पढ़िए आप दूसरी क्रिया जो कि छठी है और उसका नाम है पूर्वकालिक क्रिया। क्या है? पूर्वकालिक क्रिया। जो हमारी पूर्वकालिक क्रिया है, जिस वाक्य में दो क्रिया में से कोई एक क्रिया, दो क्रिया में से कोई एक क्रिया पहले समाप्त हो, दो क्रिया में से कोई एक क्रिया पहले समाप्त हो, तो वो क्या कहलाती है? पूर्वकालिक क्रिया। पहले समाप्त होने वाली क्रिया, दो क्रिया में से
पहले समाप्त होने वाली क्रिया पूर्वकालिक कहलाती है। पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। तीसरा, दो क्रियाओं में से पहले जो समाप्त होगी, दो क्रिया में जिस वाक्य में दो क्रिया में से किसी एक क्रिया के बाद कर लगा हो तो वह क्रिया की समाप्ति वाला रूप पूर्वकालिक क्रिया का होता है। पूर्वकालिक क्रिया का होता है जिसमें कर लगा हो। जो क्रिया अभी चल रही है, जो क्रिया अभी जारी है, अर्थात चल रही है, वह समाइपी का क्रिया कहलाती है। जरूरी नहीं यहाँ सेंटेंस देके ही आपसे प्रश्न पूछे जाए। आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, ये जितनी भी हमारी कंडीशन हैं, इन कंडीशन के आधार पे भी अनेक बार अलग अलग एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए। इसलिए मैं अगर एक ही लाइन लिख के आगे बढ़ जाता तो अपने आप में आधा अधूरा टॉपिक होता। तो इसलिए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी करने हैं, डेफिनेशन वाले क्वेश्चंस भी करने हैं, सेंटेंस वाले क्वेश्चन भी करने हैं, और बिना सेंटेंस के डायरेक्ट पूछा जाता है क्रिया के रूप में, वो भी करना है। तो ये 4 कंडीशन है आपके सामने, और इनसे संबंधित अब हम सेंटेंस लेते हैं और उन सेंटेंस पर ही इनको अप्लाई करके देखते हैं। जैसे मैं सुबह उठकर गर्म पानी पीता हूँ। दूसरा, आप रात को गर्म दूध पीकर सोते हो। मैं दादाजी चाय पीकर अखबार पढ़ते हैं। दादी जी नहाकर पूजा करती हैं। मैं आपको पढ़ाकर कॉलेज जाता हूँ। बच्चे स्कूल से आकर टेलीविजन देखते हैं। आप क्लास लेकर नोट्स बनाते हो। ये 7 सेंटेंस हैं, और इन 7 सेंटेंसों के माध्यम से आपको पूर्वकालिक क्रिया समझनी है। एक तो शॉर्ट ट्रिक है पूर्वकालिक क्रिया की। शॉर्ट ट्रिक क्या है कि जिस क्रिया के अंत में कर लगा होगा वो पूर्वकालिक कहलाएगी, बशर्ते वो अकेली ना हो। अगर वो अकेली होगी तो वो क्रिया कहलाएगी साधारण क्रिया। अगर वो दूसरी क्रिया के साथ है तो वही क्रिया कहलाएगी पूर्वकालिक क्रिया। जैसे मैं यहाँ पर ये शब्द लिखता हूँ उठकर, और कोई आपसे पूछने लगे कि उठकर बताओ किस प्रकार की क्रिया है, ये ले ली मैंने यहाँ से,
तो ये उठकर साधारण क्रिया है, क्योंकि क्रिया की समाप्ति वाला रूप साधारण क्रिया का होता है। लेकिन ये साधारण क्रिया तब तक है जब तक ये सेंटेंस में दूसरी क्रिया के साथ प्रयोग नहीं होती, ये अकेली है। और जब ये दूसरी क्रिया के साथ प्रयोग हो रही है सेंटेंस में, तो यही सारी की सारी साधारण क्रियाएं पूर्ण क्रिया कहलाती है। आपको बताया था ना, क्रिया की समाप्ति वाला रूप साधारण क्रिया का होता है। किसी भी मूल क्रिया में धातु में कर लगाएंगे तो साधारण क्रिया बनती है, लेकिन जब तक वो अकेली है। लेकिन यहाँ ये अकेली नहीं है। मैं सुबह उठकर, आपको ध्यान रखना है, पहले उठा और उसके बाद पानी पिया। तो यहाँ पानी पीना दूसरी क्रिया है, उठना पहली क्रिया है। पहले मैं उठा फिर मैंने पानी पिया। तो जहां दो क्रियाओं में से कोई एक क्रिया पहले समाप्त हो रही हो और दूसरी क्रिया भी चल रही हो, तो ये समाप्त होने वाली क्रिया पूर्वकालिक है और ये चल रही क्रिया समाइपी का क्रिया कहलाती है। अब उसकी मर्जी, वो पूर्वकालिक पूछे या समाइपी का पूछे। कई बार यही पूछा निम्नलिखित में समाइपी की क्रिया बताओ क्या है। पूर्वकालिक क्रिया के साथ जो क्रिया भी चल रही हो उसी को समाइपी का क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया के अंदर दो क्रिया होती है, तो जिसमें यहाँ जो ये पूर्व लिखा हुआ है, इस पूर्व का अर्थ है पहले। इस पूर्व का अर्थ क्या है? पहले। और इस काल का अर्थ होता है समय। जो कोई क्रिया पहले समय में कंप्लीट हो जाए तो उसी को तो पूर्वकालिक कहेंगे। जिस वाक्य में दो क्रिया में से कोई एक क्रिया पहले समाप्त हो, दो क्रिया में से पहले समाप्त होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जिस वाक्य में दो क्रिया में से किसी एक क्रिया के बाद कर लगा हो, ठीक है, तो वह क्रिया की समाप्ति वाला रूप पूर्वकालिक का होता है। जो क्रिया भी जारी है अर्थात चल रही है, वह समाइपी का क्रिया कहलाती है। तो समाइपी का और पूर्वकालिक क्रिया, इन दोनों से ही क्वेश्चन होता है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है दोस्तों, आप रात को गर्म दूध पीकर सोते हो, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो? पहले आपने दूध पिया, उसके बाद आप सोए। दादाजी चाय पीकर, पहले आपने चाय पी फिर आपने अखबार पढ़ा। दादी जी पहले नहाई, नहाकर उसके बाद में फिर यहाँ पूजा करती है। मैं आपको पढ़ाकर कॉलेज जाता हूँ, पहले मैंने आपको पढ़ाया फिर मैं कॉलेज गया। तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, ये जो क्रिया है हमारी, जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, उठकर, पीकर, नहाकर, पढ़कर। बच्चे स्कूल से आकर टेलीविजन देखते हैं, पहले स्कूल से आए फिर टेलीविजन देखा। आप क्लास लेकर, पहले आपने क्लास ली, उसके बाद आप नोट्स बनाते हो। इसमें भी कर लगाए, कर 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 कर, और यहाँ भी कर। और ये कर ही क्रिया की समाप्ति को बता रहे हैं, क्योंकि पूर्वकालिक क्रिया में जो पहली क्रिया होती है उसमें दो क्रियाएं होगी सेंटेंस में। संयुक्त में भी दो क्रिया होती है, लेकिन संयुक्त में दोनों क्रिया एक साथ शुरू होती है, एक साथ समाप्त होती है। लेकिन यहाँ क्या है, पहले एक क्रिया समाप्त हो जाती है और दूसरी क्रिया चल रही होती है। तो इसमें समाइपी का क्रिया कौन सी है? पीता हूँ, सोता हो, पढ़ते हैं, करता, जाता, देखना और बनाते। यहाँ बनाना, यहाँ देखना, यहाँ जाना, यहाँ करना, यहाँ पढ़ना, यहाँ सोना, यहाँ पीना, समाइपी का क्रिया है। क्लियर? कुछ बात समझ में आई? तो अगर ये चीजें आपको क्लियर हो गई हैं तो एक बार सारे स्टूडेंट, अब मान के चलो कोई आपसे अकेले पूछे, लेकर बताइए जी कौन सी क्रिया है, और वहां पूर्वकालिक क्रिया है ही नहीं ऑप्शन में, तो ये क्या कहलाएगी? ये साधारण क्रिया कहलाएगी। क्योंकि पूर्वकालिक कब बनेगी? जब उसके साथ दूसरी क्रिया आएगी। और जब ये अकेले रहेगी तो यही जिसको आप पूर्वकालिक कह रहे हो, यहाँ जब तक ये अकेली है तब तक ये साधारण क्रिया है, और जब ये किसी दूसरी क्रिया के साथ प्रयोग हो रही है तो यही साधारण क्रिया पूर्वकालिक क्रिया का रूप ले लेती है। अगर यहाँ तक चीजें समझ में आई तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। राहुल, पुष्पेंद्र, प्रभुनाथ, दीपक, नेहा, पंकज, प्रतीक, सूरज, अश्वनी, मोनू, संगम, यश, भारती, अश्वनी, प्रीत, आशीष, विशाल, विपुल जी, वेरी गुड। यहाँ तक क्लियर है? किसी कंडीशन में दिक्कत है? व्यवस्था का मतलब होता है मजबूरी। भाई आप पे कोई प्रेशर में काम करा है, आप चोरी करना नहीं चाहते हो, ठीक है, और आपकी गर्दन पे किसी ने तलवार रख दी और आप मजबूरी में काम कर रहे हो। जैसे गरीब आदमी की मजबूरी होती है, उसको जो सुख सुविधाएं होती है उनसे कोसों दूर रहना पड़ता है। तो इसीलिए व्यवस्था का मतलब क्या है? मजबूरी हो, किसी भी वजह से हो, किसी की ताकत की वजह से मजबूरी हो सकती है कोई, या फिर कोई आपसे गलती हो गई, उसी गलती की किसी ने वीडियो बना लिया तो वो भी आपकी मजबूरी है। फिर तो जो काम मजबूरी में किया जाता है उसको हम व्यवस्था कहते हैं। क्लियर है? आप लोगों के कमेंट शो नहीं हो रहे हैं भाई, एक सेकेंड, ये आएंगे, ये ध्यान रखना है। हाँ, संकित लक्की, हाँ आपका नाम इसलिए नहीं लिया जाता जब बहुत सारे बच्चे एक साथ कमेंट करते हैं। चलो जी, ठीक है, डलवा देंगे, आपकी क्लास पीडीएफ पे डलवा देंगे, आपका कमेंट हमने पढ़ लिया था, ठीक है। चलो जी, क्लियर? यहाँ तक आगे बढ़े? ठीक है। हाँ नहीं, आपका भी नाम ले लेते हैं। आलोक है, लक्की है, विनय है, सत्यम है, शशि है, भारती है, अश्वनी, रवि, बबलू, डिफेंस, फूल कुमार, कविता, धर्मेंद्र, यश, भारती। चलो जी जी जी, वेरी गुड, क्या बात है। हाँ बिल्कुल, जो शुद्ध अशुद्ध वाक्य है उसमें पूछा जाएगा। वेरी गुड। इसके बाद ये थी हमारी छठी क्रिया। सातवीं के बारे में समझो क्या है। प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया में जिस वाक्य में दो कर्ता
जिस वाक्य में दो कर्ता हो, जिसमें एक प्रेरक कर्ता तथा दूसरा, जिस वाक्य में दो कर्ता हो जिसमें एक प्रेरक कर्ता तथा दूसरा प्रेरित कर्ता के रूप में कार्य करे, वहां प्रेरणार्थक क्रिया होती है। वहां प्रेरणार्थक क्रिया होती है। दूसरा, प्रेरक कर्ता के द्वारा स्वयं कार्य न करके, प्रेरक कर्ता के द्वारा स्वयं कार्य न करके प्रेरित कर्ता को प्रेरणा देकर क्रिया संपादित करवाता है। तीसरा, प्रेरित कर्ता के द्वारा की गई क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। प्रेरित कर्ता के द्वारा की गई क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। फोर्थ, प्रेरक कर्ता के साथ ने कारक चिन्ह तथा प्रेरित कर्ता के साथ से कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और फिफ्थ और लास्ट कंडीशन जो है वो है ये, प्रेरणार्थक क्रिया के अंत में वाया वाई लगा होता है। इन 5 कंडीशन के माध्यम से चीजों को समझो जी। हाँ, 14 अक्टूबर से आपको क्लास नहीं मिली है तो अच्छी बात है। ये सो के जागो, कब 14 अक्टूबर था, अब दिसंबर आ गया, ठीक है। बीच में जो है नवंबर भी चला गया है। अब आपकी तो आईडी ब्लॉक हो गई होगी किसी भी रीजन की वजह से। आप एक ही आईडी से 4 से 5 जगह अलग अलग अपना ये कोर्स चलाते होंगे। सिस्टम अपडेट हो चुका है, उसके बारे में आप लोगों को नॉलेज नहीं है कि आप जितनी बार भी जितने अलग अलग उसमें बच्चों के साथ शेयर करते हो अपने आईडी पासवर्ड, उतना ही वहाँ सिस्टम पे शो होता है। तो इसलिए टेक्निकल टीम पे फ़ोन करो और अपनी जो क्लास में दिक्कत आ रही है वहाँ पे उसको कंटिन्यू करो, ठीक है। तो ये जो आदमी की 14 अक्टूबर को क्लास हुई थी, उसके बाद क्लास नहीं हुई, तो 5 दिसंबर को जाके बता रहे हैं कि मेरी क्लास नहीं है। चलो जी।
ठीक है, बहुत अच्छे। नहीं, सबका कमेंट आता है यहाँ पे, बहुत सारे बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, सबका कमेंट लेना पॉसिबल नहीं है, उसकी जरूरत भी नहीं है। ठीक है, आप रिकॉर्डिंग सुन रहे हो या लाइव रह के सुन रहे हो, बात बराबर एक साथ। तो प्रेरणार्थक में जो ये प्रेरणा है इसको हम मोटिवेशन कहते हैं। और मोटिवेशन जो काम करता है तो दो कर्ताओं के बीच में करता है, एक मोटिवेशन देने वाला होता है और एक मोटिवेशन लेने वाला होता है। आपको मोटिवेशन की आवश्यकता है, इसलिए आपको मोटिवेटर भी मिलेगा। तो इस प्रेरणार्थक क्रिया के सेंटेंस में दो कर्ताओं, जिस प्रकार संयुक्त क्रिया पूर्वकालिक क्रिया में दो क्रियाएं थी, संयुक्त क्रिया में दो क्रिया एक साथ शुरू हो रही थी, एक साथ समाप्त हो रही थी, वो संयुक्त क्रिया। लेकिन पूर्वकालिक क्रिया में क्या था, दो क्रिया थी सेंटेंस में, लेकिन उसमें से पहले एक क्रिया समाप्त हो रही थी और दूसरी क्रिया कंटिन्यू चल रही थी, जारी थी, तो पहले समाप्त होने वाली पूर्वकालिक कहलाई। ऐसे ही प्रेरणार्थक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया के सेंटेंसों में दो कर्ता होते हैं, दो क्रिया नहीं होती, दो कर्ता होते हैं, क्रिया तो एक ही होती है इन दोनों में। तो यहाँ जो प्रेरणार्थक क्रिया है, जिस वाक्य में दो कर्ता हो, जिसमें एक प्रेरक कर्ता तथा दूसरा प्रेरित कर्ता के रूप में कार्य करे, तो वहां प्रेरणार्थक क्रिया होती है। एक स्टेटमेंट, प्रेरक कर्ता के द्वारा स्वयं कार्य न करके प्रेरित कर्ता को प्रेरणा देकर क्रिया संपादित करवाता है। यहाँ कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता, बल्कि दूसरे से करवाता है। प्रेरित कर्ता के द्वारा की गई क्रिया प्रेरणार्थक कहलाती है। और उसके बाद आपको ध्यान रखना, ये दोनों कंडीशन आप अप्लाई कर सकते हैं, एक आपकी ये फोर्थ और एक आपकी है ये फिफ्थ, और ये दोनों शॉर्ट ट्रिक है। अब देखो सेंटेंस के माध्यम से इन सारी चीजों को अपने आप क्लियर हो जाएगा चीजें। रमेश ने सुरेश से चाय बनवाई, ये प्रेरणार्थक क्रिया है। आप अपनी मम्मी से कपड़े धुलवाते हो, आपने मम्मी से कपड़े धुलवाए। मालिक ने किसान से हल चलवाया, मालिक ने किसान से हल चलवाया। शीला ने मोची से जूते पॉलिश करवाई। शिक्षक ने छात्र से पाठ पढ़वाए। ये 5 सेंटेंस ही बहुत है, बाकी की आवश्यकता नहीं है। पहला कर्ता है इसमें प्रेरक कर्ता, इस कर्ता को बोलते हैं हम प्रेरक कर्ता, ये खुद कार्य करता ही नहीं। ये कर्ता जो दूसरा है ये है प्रेरित, प्रेरित कर्ता। शिक्षक यहाँ क्या है, प्रेरक करता है, प्रेरणा देने वाला। छात्र क्या है यहाँ, प्रेरित करता है, प्रेरणा लेने वाला, जिसको जरूरत होती है प्रेरणा। दो कर्ता हुए सारे सेंटेंसों में। पहले कर्ता के साथ सब में ने लगा हुआ है, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, ने। दूसरे कर्ता के साथ सब में से लगा हुआ है, से और से का रक्षण। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर जो हमारी क्रिया है, इसमें क्रिया में सब में क्या लगा हुआ है, यहाँ पे वाई, वाय, वाया, वाय, वाया। यह तो आप क्रिया से पहचानो, शॉर्ट ट्रिक, कि जिस क्रिया में वाई, वाय, वाया, वाय, वाया मिले, आंखें बंद करके वो प्रेरणार्थक क्रिया है। या फिर सेकंड कर्ता के साथ से लगा होना चाहिए, क्योंकि पहले कर्ता के साथ ने तो बहुत सारे सेंटेंसों में होता है, द्विकर्मक में भी पहले कर्ता के साथ ने होता है, लेकिन सेकंड कर्ता के साथ अगर से है तभी हम क्रिया में वाया, वाई, वाय का प्रयोग कर पाते हैं। तो इनमें दो कर्ता, एक प्रेरक कर्ता, एक प्रेरित कर्ता। तो यहाँ रमेश ने सुरेश से चाय बनवाई, तो रमेश ने खुद नहीं बनाई, सुरेश से बनवाई। जब आप किसी के साथ खाना खाने जाते हो और खुद लेके जाते हो, तो वहां खुद पैसा ना देके अपने साथी से पैसे दिलवाते हो, उसी क्रिया को कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। आपने मम्मी से कपड़े धुलवाए, खुद कपड़े नहीं धोए, मम्मी से धुलवाए। मालिक ने किसान से हल चलवाया, मालिक ने खुद नहीं चलाया, किसान से चलवाया। शीला ने जूते खुद साफ नहीं किए हैं, पॉलिश नहीं किए, मोची से करवाए। शिक्षक ने खुद पाठ नहीं पढ़ाया, छात्र से पढ़वाया है। इसलिए जहां प्रेरक कर्ता स्वयं कार्य न करके प्रेरित कर्ता से कार्य करवाता है, तो प्रेरित कर्ता के द्वारा की गई क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। प्रेरित कर्ता के द्वारा की गई क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। तो यहाँ क्या है, प्रेरक कर्ता के साथ ने कारक चिन्ह तथा प्रेरित कर्ता के साथ से कारक चिन्ह। ठीक है। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है कि प्रेरणार्थक क्रिया के अंत में वाया, वाई, वाय का प्रयोग होता है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, ये प्रेरणार्थक क्रिया में क्या है, वाया, वाई, वाय का प्रयोग। तो
तो जहाँ वाया वाई वाय का प्रयोग हो तो वो सारी क्रिया क्या कहलाती है? प्रेरणार्थक। प्रेरणा मतलब मोटिवेशन, जो मोटिवेशन के अर्थ में क्रिया होती है उसी को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो अगर सबको समझ में आ गई है ये पांचों कंडीशन है, ये पांचों सेंटेंस, तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। इसके बाद 8वीं क्रिया है द्विकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया है? द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया की खासियत क्या है? वाक्य में दो कर्ता होते हैं, क्रिया दोनों कर्ता पर आश्रित, या फिर कहेंगे क्रिया दोनों कर्ता पर आश्रित, दोनों कर्ता पर आश्रित अर्थात निर्भर, क्रिया दोनों कर्ता पर आश्रित तथा निर्भर रहती है। वाक्य में दो कर्ता होते हैं, क्रिया दोनों कर्ता पर आश्रित अर्थात निर्भर रहती है। जो क्रिया दो कर्ता की सक्रियता के कारण, जो क्रिया दो कर्ता की सक्रियता के कारण संभव हो पाए, दो कर्ता की सक्रियता के कारण संभव हो पाए, वो कहलाती है द्विकर्मक क्रिया। पहले कर्ता के साथ ने कारक चिन्ह तथा दूसरे कर्ता के साथ को कारक चिन्ह मतलब परसर्ग, को कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे माताजी ने बच्चों को खाने के लिए लड्डू दिए, एक ने दिए दूसरे ने लिए। पुजारी ने आपको प्रसाद दिया, अध्यापक ने छात्रों को पाठ पढ़ाया। तो ये क्या कह रहे हैं भाई? देखो इसको ध्यान से। यहाँ पे माता जी ने बच्चों को, इसमें को आ गया, पुजारी ने आपको, इसमें को आ गया, अध्यापक ने छात्रों को, इसमें को आ गया। पहले कर्ता के साथ ने, तो उसमें भी था प्रेरणार्थक में, ठीक है, लेकिन दूसरे कर्ता के साथ उसमें से था, इसमें को का प्रयोग हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है, माता जी ने बच्चों को खाने के लिए लड्डू दिए, तो एक देने वाला है जो कि यहाँ माता जी, और दूसरा उसको लेने वाला है। तो जो क्रिया दो कर्ताओं के बीच में संपन्न हो पाए, जो क्रिया दो कर्ता की सक्रियता के कारण, सक्रियता मतलब दो कर्ताओं के बीच में सक्रियता के कारण संभव हो पाए, उसी को कहते हैं द्विकर्मक। इस क्रिया के लिए दो कर्ता की आवश्यकता होती है। ध्यान रखना है, प्रेरणार्थक क्रिया में भी दो कर्ता होते हैं, लेकिन वहाँ एक कर्ता क्रिया में इन्वॉल्व भी नहीं होता, वो तो सिर्फ ऑर्डर देता है, आदेश देता है, वो प्रेरक कर्ता होता है, लेकिन क्रिया को करने वाला प्रेरित कर्ता होता है। तो यहाँ मैं आपको कह रहा हूँ पढ़ने के लिए कि आपको मेहनत करा करो, पढ़ा करो, इनकी कार्य तो आप ही करोगे ना। तो वो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाई, जहाँ एक कर्ता दो में से क्रिया के साथ इन्वॉल्व होता है, और जहाँ दोनों कर्ता क्रिया के साथ इन्वॉल्व हो, एक आदमी देने वाला, एक मान के चलो आपने कोई हवन करवाया, नई गाड़ी ली, घर लिया, कोई दुकान खरीदी, घर में कुछ भी नया काम किया, तो लोग होम हवन करवाते हैं। तो जब हवन कराया, यज्ञ कराया, तो उसके बाद प्रसाद दिया जाता है। तो एक आदमी प्रसाद देने वाला है, दूसरा उसको ग्रहण करने वाला है। तो जो प्रसाद देने की क्रिया है वही द्विकर्मक क्रिया है। मान के चलो किसी ने बोला कि नहीं मेरा तो सोमवार का फास्ट है, तो प्रसाद लेगा ही नहीं। तो एक कार्य तो तैयार करने वाला तो एक करता तैयार है कार्य को, लेकिन दूसरे ने बोल दिया कि सोमवार को तो मेरा फास्ट है, तो एक ने मना कर दिया, कार्य नहीं होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों कि यहाँ पर ये क्या कहलाएंगे, माताजी ने बच्चों को खाने के लिए लड्डू दिए, एक देने वाला और दूसरा लेने वाला। पुजारी ने आपको प्रसाद दिया, तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों कि यहाँ पर एक पुजारी और दूसरे आप, ये आपको ध्यान रखना है। अध्यापक ने छात्रों को पाठ पढ़ाया, तो अध्यापक ने छात्रों को पाठ पढ़ाया, एक अध्यापक और दूसरे छात्र, दो के बीच में अध्यापक अगर आ गए छात्र नहीं आए तो क्रिया होगी नहीं,
दो क्रियाओं, दो कर्ता किस बीच में कार्य हो रहा है? पुजारी और आपके बीच में, अध्यापक छात्रों के बीच में, माता और बच्चों के बीच में। जब आप अपने घर पे अपने सिस्टर से पानी पिलवाते हो, ठीक है, या आप खुद कार्य ना करके घर के किसी दूसरे मेंबर से कार्य करवाते हो, जैसे आप माता जी से खाना बनवाते हो, ठीक है, कपड़े धुलवाते हो, या अपने सिस्टर से आप फ्रेश करवाते हो, आयरन करवाते हो, तो वहाँ पे कार्य आपका हो रहा है लेकिन कर कोई दूसरा रहा है, उसको प्रेरणार्थक बोलते हैं। और यहाँ जब दोनों मिलकर कार्य कर रहे होते हैं उसको द्विकर्मक बोलते हैं। अगर ये चीजें समझ में आ गई तो सारे स्टूडेंट एक बार ओके कीजिए, यस कीजिए। चलो इसके बाद में 9वीं कंडीशन है नाम धातु क्रिया। क्या है? नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया किसे कहेंगे? नाम धातु क्रिया जो क्रिया संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के बाद, जो क्रिया संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के बाद आना आवाना, संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के बाद आना आवाना प्रत्यय लगाकर, आना आवाना प्रत्यय लगाकर बनाई जाए। जो क्रिया संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के बाद आना आवाना प्रत्यय लगाकर बनाई जाए वो कहलाती है नाम धातु क्रिया। वो क्या कहलाती है? नाम धातु क्रिया कहलाती है। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, चलो इतना ही काफी है इसमें। जैसे नहीं जाना, यही नहीं नाना, भिन्न भिनाना, छिंगाड़ना, दाड़ना, चिल्लाना, शर्माना, लज्जाना, गुर्राना, गरमाना, अपनाना, बतियाना, लतियाना, आदि। ये सारी क्रियाएं क्या है? नाम धातु क्रिया। कैसे बनती हैं? जैसे हमने कोई संज्ञा शब्द ले लिया तो यहाँ पर ये जो शब्द है हमारा, ये बात भाववाचक संज्ञा है, स्पर्श नहीं कर सकते, महसूस कर सकते हैं। क्लियर? तो इसमें बात में हमने आना लगाया तो शब्द बन गया बतियाना। ऐसे ही हमने यहाँ सर्वनाम लिया अपना, इसमें भी आना लगाया, इससे बन गया अपनाना। ऐसे ही हमने यहाँ गर्म शब्द लिया, ये विशेषण है, इसमें आना लगाया तो ये क्या बन गया? गर्माना। तो ये बात संज्ञा था भाववाचक, अपना सर्वनाम था, गर्म विशेषण। ऐसे लात संज्ञा है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे श्रम यहाँ विशेषण है। तो जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों में आना या अवाना प्रत्यय लगा के बनाई जाती है उसको हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। मिमियाना ही निनाना, तो मिमियाती कौन है? बकरी। निनाते कौन है? घोड़े। भिन बनाते कौन है? मक्खी। चिंगाड़ता कौन है? हाथी। दाड़ता कौन है? शेर। चिल्लाते कौन हो? आप। शर्माते कौन है? छोटे बच्चे, लड़कियां। लज्जाते कौन है? घर की जो बहुएं होती है अपने सास से लज जाती है। गुर्राता कौन है? बंदर। गरमाना कोई भी चाहेगा दूध को गरमाना। अपनाना जो आपके अंदर अपनापन है। बतियाना जो आप बात करते हो। लतियाना जब लात से किसी को अच्छी तरीके से ठीक करते हो तो क्या कहलाता है? लतियाना। तो ये जितनी भी क्रियाएं बनी ये संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों से बनी। इसलिए संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के बाद में जब भी आना वाना प्रत्यय हो तो उसी को कहते हैं नाम धातु क्रिया। क्यों कहते हैं इस बात को समझने की कोशिश करो। नाम शब्द का अर्थ ही संज्ञा सर्वनाम और विशेषण होता है और धातु कहते हैं क्रिया को। तो जब संज्ञा सर्वनाम विशेषण का काम ना करके धातु का काम करते हैं तो वो नाम धातु क्रिया कहलाती है। क्लियर? जैसे सेंटेंस लेते हैं, पुलिस चोर को लतियाते हुए, पुलिस चोर को लतियाते हुए ले जा रही है। पुलिस चोर को लतियाते हुए ले जा रही है। फिर बच्चे छात्र रास्ते में बतियाते हुए
जा रहे थे। जरा मेहमानों के लिए थोड़ी चाय, जरा मेहमानों के लिए थोड़ी चाय गरमा देना। जरा मेहमानों के लिए थोड़ी चाय गरमा देना। बरसात में मेंढक कुएं में टर्राते हैं। तो यहाँ टर्राना क्या है? नाम धातु क्रिया। बच्चे अपरिचितों से शर्माते हैं। लड़कियां कॉकरोच को देखकर घबराती है या चूहों को देखकर। मीरा अपने ससुर से लज जाती है। तो प्यारे दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ लतियाना, बतियाना, गरमाना, टर्राना, शर्माना, घबराना, लज्जाना, ये सब नाम धातु क्रिया। ये सारे के सारे सेंटेंस हमारी जो 9वीं क्रिया है नाम धातु क्रिया उसके हैं। क्योंकि नाम का अर्थ होता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। अगर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण को, इन तीनों शब्दों को हम एक साथ प्रयोग करना चाहे या इन तीनों का एक साथ नाम लेना चाहे, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, इन तीनों को अगर हम एक साथ प्रयोग करना चाहे या इन तीनों का एक साथ नाम लेना चाहे तो हम क्या बोलेंगे? नाम बोलेंगे। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण का इन तीनों का एक और नाम है और वो कहलाता है नाम। तो जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से क्रिया बनती है उन क्रिया को कहते हैं नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया किससे बनेगी? इनसे बनेगी, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से। अगर चीजें समझ में आ गई तो एक बार ओके कीजिए, यस कीजिए। इसके बाद 10वीं क्रिया हमारी बची, लास्ट जो है वो है क्रियार्थक संज्ञा। तो 3 मिनट और पढ़ाएंगे। क्रियार्थक संज्ञा के अंदर प्यारे दोस्तों क्या खूब है? जो क्रिया संज्ञा व जो क्रिया संज्ञा, जो शब्द संज्ञा व क्रिया दोनों अर्थों में, दोनों अर्थ में प्रयुक्त हो उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं क्रियार्थक संज्ञा। जैसे सोना बहुत महंगा हो गया है, हो गया है। दूसरा, यहाँ सोना सख्त मना है, यहाँ सोना सख्त मना है। ये वाला जो सोना है ये वाला है संज्ञा, और ये वाला जो सोना है ये सोना है क्रिया। जो शब्द संज्ञा व क्रिया दोनों अर्थ में प्रयुक्त हो, सोना बहुत महंगा हो गया है, शादी के दिनों में सोना बहुत महंगा हो जाता है, तो हम 24 कैरेट वाले सोने की बात कर रहे हैं, जिसके हार बनते हैं, जिसकी चेन बनती है, अंगूठी बनती है। और यहाँ सोना मना है तो ये नींद से संबंधित है। तो सोना शब्द का प्रयोग संज्ञा में भी हो रहा है, सोना शब्द का प्रयोग क्रिया में भी हो रहा है। तो जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा और क्रिया में, यानी कि जो शब्द संज्ञा के अर्थ में भी आए और क्रिया के अर्थ में भी आए, संज्ञा के अर्थ में भी आए और क्रिया के अर्थ में भी आए, उन्हीं को कहते हैं क्रियार्थक संज्ञा। तो यहाँ सोना क्रियार्थक संज्ञा है, क्योंकि सोना संज्ञा और क्रिया हम दोनों अर्थों में प्रयोग करते हैं। कल जो टॉपिक होगा उस टॉपिक का नाम है क्रिया विशेषण, या फिर हम डायरेक्ट ही कहेंगे क्रिया तो हो गई, अविकारी शब्द। कल के टॉपिक का नाम है, विकारी शब्द में 4 आते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। फिर अविकारी शब्द, और ये अविकारी जो शब्द होते हैं इन्हीं को